हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी के फिजिक्स के सेशन में। इस सेशन में और इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेंगे। सारे चैप्टर्स की आपको यहाँ पर सीरीज मिलने वाली है। आज हम देखने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड्स है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारा जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो भी, और जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो भी। क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि अराउंड 50-50% का रेशियो रहता है, जहां पर आपको थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी आपके पास आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन अपना। पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें कोई बहुत ज्यादा हेवी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं अभी फिलहाल में मैंने, है ना। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन पढ़िए। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। हमसे पूछा गया है कि देयर आर 2 चार्जेस, है ना, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आपके पास हो गया -3 माइक्रोकूलम, और ये दोनों चार्जेस जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है वो आपको 10 सेंटीमीटर की बने। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली आप जानते हैं, इट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके आंसर कितना आएगा? के की वैल्यू भी आप रख दीजिए, क्योंकि आंसर में जब आप देखेंगे तो आपको सभी सभी न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है। तो आप कहेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आपके पास 2 माइक्रोकूलम है, आपने लिखा 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और आपके पास एक 3 माइक्रोकूलम है जो कि माइनस में गिवन है। बट यहां पर आप थोड़ी सी बात समझे कि ये 3 माइक्रोकूलम जो दिया हुआ है ये आपको इंडिकेट करेगा कि 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। बस इतना ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड जब निकालना है, कहीं पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपको माइनस प्लेस करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। बस आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो। ठीक है। क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा ये 6, ये आपके पास 2 और -2 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 4 होगा तो यहां पर आपके पास 10⁻⁻² बचेगा, राइट। ये अगर आप देखें तो -2 और -6 -8 होगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 से 10। अच्छा, 10 से 10 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे स्क्वायर बन रहा है तो ये 100 बनने वाला था, एक जीरो यहां से चले जाएगा। 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका 27/10, मतलब आप इसका आंसर देखेंगे आपको 2.7 न्यूटन दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, ये 9 3 27 एंड 2 यहाँ पर भी है तो ये 54 हो जाएगा। 27 का डबल कितना हो जाएगा? 54। 54/10 मीन्स 5.4 न्यूटन। क्लियर है बात? देखेंगे आपके पास ये करेक्ट आंसर है 5.4 न्यूटन। क्लियर। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला लिखा है अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, 10 न्यूटन का ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन ऑफ द चार्ज। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक आपके पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, राइट। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इस पर आपको फोर्स दिया हुआ है कि दिस चार्ज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन, राइट। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस लोकेशन पर। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन बताता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये है फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय यूनिट चार्ज। क्लियर। फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय यूनिट चार्ज। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। चार्ज कितना है? तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहां से आप देखेंगे तो 2 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? 6, राइट। और माइक्रोकूलम दिया था, न्यूटन दिया था। यूनिट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यूनिट यहाँ न्यूटन में दिया है, माइक्रोकूलम में दिया है। आप देखेंगे तो आपको यूनिट ये वाली आएगी, मतलब आपका 2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम आएगा। ठीक है।
ठीक है, और तो कोई इशू नहीं है। ये माइक्रोकूलम है, 5 का माइक्रोकूलम यही बनेगा और आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, या तो ये 10 माइक्रो न्यूटन हो जाए, ये माइक्रो न्यूटन हो जाएगा तो यहाँ पर भी 10⁻⁻⁶ आएगा। तो आंसर, इसको एक काम करिए आप ऐसा कर लीजिए, इंटू 10⁻⁻⁶, ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाए। कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। 10⁻⁻⁶ से -6 माइनस कर देना, कट कर देना। क्लियर है ये बात, है ना? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद थोड़ा और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसका आंसर बताइए, कोशिश करिए, देखिए बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, 2 point charges change in the if the distance between them is doubled। सिंपल बोला गया है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें बोला गया है कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, इससे कुछ डिस्टेंस पर आपके पास Q2 रखा है, अभी R डिस्टेंस है। अब इनके बीच का जो फोर्स हो रहा है अभी फिलहाल में, आप मान लीजिए जो हम जनरली यूज करते हैं, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन न्यू केस, मतलब जब आप इसको चेंज करेंगे तब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये जो R है, R डैश जो है, ये कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक, तो न्यू फोर्स जो आप लिखेंगे, न्यू फोर्स कितना लिखेंगे? चार्ज तो चेंज होंगे नहीं, K चेंज होगा नहीं, यहां पर बस आपके पास 2 टाइम्स ऑफ R आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, इट इज KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर? अब जरा ध्यान से देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू ये तो फोर्स के इक्वल है ना। ये कौन सा फोर्स है? जो ऊपर हमने निकाला था, फोर्स डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया आपका F डैश। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको आंसर निकालना है। जैसे आपसे पूछा गया है, दी फोर्स बिकम्स 1/4, ऐसा ही लग रहा है। फोर्स जो है, न्यू फोर्स, वो 1/4 हो गया है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड देख लो, क्या हाफ हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम तो बिल्कुल नहीं रहेगा, डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो फोर्स बिकम डबल भी नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कोशिश करिए कि एक बार जब आपका आंसर आ जाता है तो आप चारों ऑप्शन गो थ्रू कर दीजिए, तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि अगर मान लीजिए कहीं गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप ऑप्शन को थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E due to hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of a sphere as shown in which the following graph। ठीक है, क्वेश्चन आपने देखा, आपको समझ में आया होगा शायद। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस भी आपको r दी हुई है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसको समझिए, फिर इसका आंसर आसानी से आ जाएगा आपका। देखिए, ये आपके पास मान लीजिए क्या है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। आप इसमें 2-3 पॉइंट समझें। एक पॉइंट ये हो गया आपका, ये इसकी रेडियस हो गई, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस हो गई r। ये क्या हो गया? यहाँ पर चार्ज हो गया। राइट, हमने बोला कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, यहां पर अगर हम देखें तो ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट हो जाएगा, और इससे बाहर अगर आप देखना चाहें तो कोई r पॉइंट पे आपको, या आउटसाइड पॉइंट बोल देते हैं, आउटसाइड पॉइंट r डिस्टेंस पर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके लिए तीनों पॉइंट पे मैं बता देता हूं। इनसाइड पॉइंट पर जो आंसर आता है वो आता है KQ डिवाइडेड बाई R³ इंटू x, या ये वाली डिस्टेंस x ले लो, तो यहां पर आप कितना ले लोगे? यहां पर आप x ले लोगे। अगर मैं सरफेस पे बोलूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, तो सरफेस पर कितना हो जाएगा? तो KQ/R² हो जाएगा। और आउटसाइड पॉइंट पर अगर बोला जाता है तो आउटसाइड पॉइंट पर कितना होगा? तो वहां पर होगा KQ अपॉन जो स्मॉल डिस्टेंस है वो। क्लियर है ये बात? कोई समस्या तो नहीं? तो बस यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक, करें आंसर। अब आपको यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ग्राफ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ग्राफ। आप 4 ग्राफ देख रहे हैं, आपको इसमें आंसर बताना है कि अगर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, रेडियस r है, डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। राइट, तो
देखो मैं आपको बताता हूं, आपने क्या कहा कि अगर, एक सेकेंड, ठीक है, दो केस होते हैं। एक केस होता है जो आपका सॉलिड स्फीयर का होता है। किसका होता है? सॉलिड स्फीयर। तो ये जो मैंने आपको केस बताया है ये सॉलिड स्फीयर का है, राइट। और अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर के लिए, किसके लिए? हॉलो स्फीयर अगर होता है तो हॉलो स्फीयर के लिए जो आपका आंसर होता है वो क्या होगा उसको समझना। ये जो आपका सरफेस और आउटसाइड पॉइंट होता है, ये सरफेस और आउटसाइड पॉइंट जो होते हैं ये एज इट इज आते हैं हॉलो स्फीयर में भी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मैं हॉलो स्फीयर के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, मतलब या सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तब भी मेरा सरफेस और आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एज इट इज होगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे जब हम निकालते हैं तो इनसाइड पॉइंट पर हमारे लिए हॉलो स्फीयर के लिए आंसर होता है 0। आप हॉलो स्फीयर में, इस स्फीयर में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप वैल्यू ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। एट एनी पॉइंट इनसाइड दी स्फीयर इज ऑलवेज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फिर से मैं सॉलिड के लिए भी बता देता हूं आपको, और आपको हॉलो के लिए भी ग्राफ बता देता हूं। दोनों आपको क्वेश्चन में हॉलो के लिए पूछा गया, लेकिन हम दोनों बातें कर लेते हैं। देखिए हॉलो के लिए क्या आएगा, तो देखिए हॉलो के लिए आने वाला है, जब आपका इनसाइड पॉइंट होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, देन ये सरफेस पे जंप करता है, देन कुछ इस तरीके से चलता है, राइट। ये आपका किसके लिए हो गया? हॉलो स्फीयर के लिए हो गया, ठीक। वहीं पर अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा? यही ग्राफ। सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्राफ बनेगा उसको देखिएगा, पहले ये लीनियर वेरी करता है, देन ये सरफेस पे आ जाता है, मतलब ये आपका आर हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आर भी लिख सकते हैं, हाँ, एक्स इक्वल्स टू आर, और फिर ये वापस वो करता है। इसमें क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू आर। यहां पर आपका जो आर होगा ये आर आ जाएगा, समझ गए? ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में सीधा आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है, वेरिएशन बताना है, वेरिएशन बताना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस, तो आपने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला देखिए। Two charges 10 coulomb, microcoulomb and 15 microcoulomb are placed 6 centimeter apart. What is the electric field strength at the midpoint या midway between them? Easy question है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे बोला गया है कि there are two charges। कौन कौन से चार्ज हैं उनको देखिए। एक चार्ज दिया हुआ है आपको 10 माइक्रोकूलम, एक चार्ज आपको दिया हुआ है -15 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? तो वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और वो भी कहां पर? इन दोनों के बीच में। तो आप जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वहां पर 1 कूलम प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? 1 कूलम प्लेस। सीधी टेक्निक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर तो आप वहां पर 1 कूलम प्लेस कर दीजिए और आंसर निकालिए। अब इधर प्लस का 10 कूलम है माइक्रो कूलम और 1 कूलम, तो ये क्या होगा? रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 माइक्रो कूलम अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? के टाइम्स ऑफ 10 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने कहा कि कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। नाउ अब ये 1 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम की तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अगेन एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो सेम डायरेक्शन में आने वाला है ड्यू टू 15 माइक्रोकूलम, वो कितना हो जाएगा? तो ये k टाइम्स ऑफ 15 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगेन कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन देख के आप समझ गए हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या सेम डायरेक्टेड है, सेम डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट जो आपको निकालना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10 माइक्रोकूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 15 माइक्रोकूलम का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। एडिशन होगा तो डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन है k टाइम्स ऑफ k डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और यहाँ बच क्या रहा है? तो यहाँ बच रहा है 10 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस इधर से क्या बच रहा है? 15 इंटू 10⁻⁻�6। बस आप इसको सॉल्व करें, k की वैल्यू भी रख देते हैं हम लोग। k की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 इंटू 10�9, यहां से 10⁻⁻6 कॉमन आएगा तो ये 9 जो होगा ये बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? 3। 2 टू 4, 4 ऊपर जाएगा तो 7, और 9 से 3 का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 10⁻7, और यहां कितना बचा? तो 10 और 15 25। समझ गए?
क्लियर है ये बात? अच्छा, इसमें यूनिट्स में प्रॉब्लम है, हर जगह एक यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि इसका आंसर कितना आएगा 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। 10⁻⁷ कहीं नहीं लिखा गया है, इंटू 10⁻⁴ सभी जगह 7 लगाएं, और इसमें 10⁻25 भी ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन को करेक्ट करें। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। आप आंसर पे फोकस कर लें, ऑप्शंस पे ना जाएं अभी फिलहाल में। ठीक है, ये बात कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Two charges exerted 10 Newton force when they are separated by 0.2 meter in the air. Now this system is dipped in a material of dielectric constant of 4 and kept it at distance r. If they exert same force, then what is the distance r? ये बोलना चाह रहा है कि आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम में आपका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन एक्सर्ट कर रहा है। नाउ दिस सिस्टम इज डिप्ड इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम 4, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया है जिसका कांस्टेंट 4 दिया है, एक नए सिस्टम में हमने इसको डिप कर दिया है। अब आपको आंसर बताना है कि अगर ऐसा होता है तो आपकी जो फोर्स है अभी भी सेम लगना चाहिए, डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमने नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा लगाया, F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दी हुई है, हमने यहाँ पर लिख दिया r²। ये कब था, जब ये एयर के लिए था, एयर के लिए, और ये वैल्यू हमें दी हुई है 10 न्यूटन, हम बाद में लिखेंगे, चलिए ठीक। और हमें कब निकालना है, जब इसको हमने किसी एक मटेरियल में प्लेस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो मटेरियल में जब आपने इसको फिल कर दिया है तब आपका आंसर कितना होगा, तो वो कितना हो जाता है 1/4πε0 टाइम्स ऑफ k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस आपको r² r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस r। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब भी कभी मटेरियल आ जाता है, मटेरियल आता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज मटेरियल डिवाइडेड बाय ये, तो मटेरियल का लिखोगे तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हमने भी तो वही लिखा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बस वैल्यूज रखिए, वैल्यू प्लेस करोगे तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू को देखो, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 दिया नहीं है अभी, तो मैं मान लेता हूँ Q1 Q2 है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 0.2 मीटर है, कितना है 0.2 मीटर का स्क्वायर। फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। इधर भी फोर्स कितना लगना चाहिए, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगना चाहिए, और ये इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 4 इंटू Q1 Q2 नहीं पता है, डिवाइडेड बाई r²। अब हमें क्या निकालना है, r² निकालना है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैंने यहां से लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 4, और ये क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां से देखेंगे आप, ये आपका, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो आपकी वैल्यूज जो बचेगी वो कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 1/0.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर इंटू 1/r²। अब सभी जगह से स्क्वायर हट जाएगा, इसको इधर ले आइए तो ये बनेगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आप 2 से इसको कैंसिल आउट करिए, 0.1 बच जाएगा, तो r आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 मीटर। ठीक, दो चीजें होती है, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो वो बोल देगा कि अगर आपने किसी सिस्टम को, ये सिस्टम ऐसा है, अब पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 रखा है, डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है, अभी एयर में रखा हुआ है, और थोड़ी देर बाद आप इसको किसी मटेरियल में फिल कर दिया, किसी मटेरियल में फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 4 दिया है,
तो या तो वो बोल देगा कि अभी फोर्स F लग रहा है तो बाद में फोर्स कितना होगा, तब आप कैसे लिखते हैं, तब आप लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई K। ठीक, और अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें आपको क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि अगर फोर्स सेम है, फोर्स चेंज नहीं करना है, फोर्स सेम है, तो आपका जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, किसकी, आर की वैल्यू चेंज होगी, तो आर की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है, राइट। समझ गए बात इतनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिजल्ट इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शंस देखिए, वो ये बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, या किसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। सिंपल क्वेश्चन अगर इसका मतलब निकाले तो क्या होगा, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। तो देखो ऑप्शन है मास, स्पिन, डेंसिटी एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन शायद आप देख के ही समझ गए होंगे, इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसकी वजह से होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। फालतू का क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए लिखा है व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं इसको आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको दो प्लेट्स दी हुई है, क्या दी हुई है, दो प्लेट्स दी हुई हैं, कुछ इस तरीके से प्लेट दी हुई है। ठीक, ये एक प्लेट है और ऐसी ही आपको एक और प्लेट दे दी गई है। ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों प्लेट जो है अभी फिलहाल में कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है। मान लीजिए आपकी अभी इनकी डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में आर। ठीक, आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो भी यूनिफॉर्म है, मतलब इनके ऊपर चार्ज जो आप अगर आप कंसीडर करें तो इस पर भी क्यू कंसीडर कर लें और इस पर भी क्यू कंसीडर कर लें। ठीक, दोनों के ऊपर चार्ज कितने, क्यू क्यू है, दोनों यूनिफॉर्म टाइप की है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। अब आपको बोला जा रहा है कि अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें और इन दोनों को दूर कर देते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन देखते हैं क्या लग रहा है। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, फिर लिखा है इंक्रीजेस, फिर लिखा है रिमेन सेम, फिर बिकम जीरो। ऐसे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। ठीक, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर दो प्लेट दी होती है, क्या दी होती है, दो प्लेट्स दी होती हैं, और उनके लिए या सिंगल प्लेट के लिए भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जब गॉस थ्योरम पढ़ते हो, गॉस लॉ पढ़ते हो, तो उसका एक एप्लीकेशन आता है जहां पर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दी होती है। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस की टर्म नहीं आती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में ये केस है एक स्पेशल जिसमें कोई भी डिस्टेंस की टर्म नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होगा। अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा दो या कम कर दो, आपकी दोनों प्लेट्स अगर दूर चली गई या पास हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब मैं यहां से डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी distance from plate for a sheet। ठीक, शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इफेक्टिव नहीं होता है या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अगर हमने चार्ज यहां पर प्लस प्लस माने तो क्या कंडीशन बनेगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो मान लेते हैं, थोड़ा सा नया है ना, हो सकता है इसका आंसर जो है वो जीरो भी आ जाए, आंसर जीरो भी आ सकता है। कैसे आएगा वो बताता हूं। आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये दो प्लेट कंसीडर कर लो, ये आपकी एक प्लेट हो गई और सेम एक और प्लेट हो गई। ठीक है, दोनों के बीच में अभी आपने कहा कि डिस्टेंस हम कितना रखना चाहते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r। इसके ऊपर कितना चार्ज है, q चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, q चार्ज, राइट। दोनों के ऊपर अगर q चार्ज होगा तो इससे
दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं, जरा ध्यान से देखें, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो बता देते हैं। राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसा है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज था। इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी जो इधर जा रहा है, उसकी भी वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप जरा ध्यान से देखें, किसी मिड पॉइंट पर, कहां पर, किसी भी मिड पॉइंट पर अगर आपके दोनों प्लेट्स सेम चार्ज है, दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम या लाइक चार्ज है, तब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हो जाता है जीरो। कितना हो जाता है, जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आई कि दोनों प्लेट्स अगर प्लस प्लस चार्ज पे है, किस पे है, दोनों प्लेट प्लस प्लस चार्ज पे है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अवे जाएगा, इसकी वजह से भी अवे जाएगा, और दोनों की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों बराबर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर जीरो होता है, सिंपल। तो ऐसे केसेस में अगर यहां पर हमें बोला गया है कि दोनों प्लेट जो हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों प्लेट कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब मैं यहां पर Q तो मान रहा हूं, लेकिन इस केस में मैंने एक को माइनस Q मान लिया है। क्या मान लिया है, माइनस Q। तो Q तो है सेम बट अनलाइक। यहां पर मैंने चीज एक मेंशन की है, इसको ध्यान रखना, एक को प्लस मानो दूसरे को माइनस मानो। और अगला केस जो मैंने बनाकर बताया ये आपको, यहां पर आप कंसीडर करेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा चार्ज है ये, यूनिफॉर्म चार्ज है, लेकिन बट चार्जेस आर लाइक चार्जेस, मतलब दोनों की दोनों कैसे हैं, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। तब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट एट P, वो कितना हो जाएगा, जीरो। होना चाहिए इनसाइड, आउटसाइड होगा तो केस फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको पढ़िए। लिखा है एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD four charges of equal magnitude Q are placed. Determine the magnitude of force acting on the charge at point B. चलो एक आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार करते हो। ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके चारों कॉर्नर्स पे आपने कहा यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q रखा हुआ है। सभी स्क्वायर है तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, सेम। बोल दीजिए कोई भी आप ABCD रख लीजिए, ये मान लीजिए ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C और ये D, और हमें इस B पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं, सीधा आप इसका क्या बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। B A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स लिख दिया, कितना होगा, QQ मतलब K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। B पर C की वजह से देखोगे तो फिर से अवे चले आएगा क्योंकि सब प्लस है, तो ये भी कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। और D के कारण अगर आएगा तो D के कारण आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो कि कितनी होती है, A√2। इसका मतलब एक फोर्स और लगेगा और वो लगेगा F डैश, जो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A√2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपका B था। शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं, देखो इस पॉइंट पर यहां पर भी फोर्स लग रहा है, फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर कितना लग रहा है, F लग रहा है। यहां पर भी कितना लग रहा है, F लग रहा है। ये पॉइंट क्या है, B है। यहां कितना लग रहा है, तो जरा ध्यान से देखेंगे आप, देखो अब बताता हूं, इस वैल्यू को देखो, ये कितना लिखा है, ये लिखा है KQ स्क्वायर बाई 2 ऑफ A स्क्वायर, और ये तो F था ना, ये सिंपल F के बराबर है। ये कितना हो गया, मतलब F बाई 2। तो यहां से मैंने बोल दिया ये कितना हो जाएगा, F बाई 2। अब आप सभी लोग जानते हो कि अगर दो F और F 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल बीच में आता है, और वो आता है F√2। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि F नेट ऑन B जो लग रहा है वो कितना लगेगा, F√2 प्लस F बाई 2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। F की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो F की वैल्यू ये रहेगी, प्लेस कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को पूरा एक एक वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है,
कंसीडर कर लेना है कि डायरेक्शन जो है इस प्लस की वजह से यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव, तो किधर जाएगा अवे, यहाँ पर प्लस किधर जाएगा अवे, यहाँ पर प्लस किधर जाएगा अवे। तो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले बनाया, फिर फ्री बॉडी डायग्राम दूसरा बनाया और ये फाइनल आंसर लिख दिया हमारा ये आंसर। ठीक है, चलिए इसको मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा दिया है, उसको देख लीजिएगा वहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अरे भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कितना होता है आंसर 0। किसी कंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, खत्म गेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 0.009 प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट अ पॉइंट इतना इतना इतना। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। इस बार हमसे यहाँ पर एक पॉइंट किस फॉर्म में दिया है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है √2, √7, 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू आई प्लस √7 इंटू जे प्लस 0 इंटू ए। ये मेरा यहाँ पर इन्होंने मुझे एक वेक्टर फॉर्म में दिया है डिस्टेंस। ये क्या दी है, डिस्टेंस दी है वेक्टर फॉर्म में। मुझे इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इट इज √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। 2 और 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √9 और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। मैग्नीट्यूड इसका आया 3। ठीक है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आसानी से, 3 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आप लिखें अगर, तो होगा KQ डिवाइडेड बाय R³ इंटू R वेक्टर। के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना दिया हुआ है 0.009 कूलम। R³ मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और आपको R यहां से पूछा गया है, तो R कितना बनाया आपने √2i प्लस √7j। ठीक है, 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका 1 और 2 0 कैंसिल आउट होगा, 1 और 2 0 जाएंगे और 3 0 जाएंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁶ बचेगा 3, और ये वैल्यू तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब, और ये वैल्यू सेम यहाँ आ जाएगी, मतलब फाइनल आंसर जो होगा आपका वो होगा 3 इंटू पहले काम करते हैं मल्टीप्लाई में अपनी वैल्यू लिख देते हैं, 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू √2i प्लस √7j न्यूटन पर कूलम। रीजन ये है कि जब भी कभी ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं ऐसे, तो आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखो, मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपने ऊपर पॉइंट्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा, आंसर निकाल लिया, खत्म गेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझते हैं। Two spheres are equal radius of mass and suspended from a common point by two strings of equal length in such a way so that their surface touches each other. When the charge of 4 into 10⁻⁻⁶ coulomb is stored in the sphere, they got repelled in such a way that the equilibrium at angle between their string becomes 60 degree. If the distance from the point between the string and the center of sphere is 10 centimeter, then find the mass of ये पूछा। चलो इसको मैं आपको बनाकर बताता हूँ डायग्राम, तब आपको ये समझ में आएगा। हमें ये बोला गया है इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो यहाँ से 2 स्ट्रिंग आ रही है और दोनों से कुछ स्फीयर हैं, उनको हमने हैंग किया हुआ है। ठीक, इनके मास कितने हैं, m है दोनों के मास, और चार्ज कितना है, तो इनके ऊपर चार्ज क्यों रखने वाले हैं। हमने इनको कितना चार्ज दिया, आपने कहा हमें इन्हें चार्ज सप्लाई किया 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, इतना चार्ज हमने सप्लाई कर दिया, ये लिखा है 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम दे दिया। अब जब दोनों को आप इतना चार्ज दे दोगे तो सिंगल इंडिविजुअल पे चार्ज कितना चले जाएगा, इंडिविजुअल पे चार्ज चले जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और इस पर भी कितना आ जाएगा, तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमने बोला कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे।
दोनों कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक मास यहाँ, एक बॉब यहाँ पे और एक यहाँ पे हो जाएगा। इसका मास अभी भी m है। ये वाला जो एंगल हमें दिया गया है ये टोटल 60 डिग्री दिया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तीसरा आप देखें पॉइंट हमें जो दिया है कि जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाती है, और 10 सेंटीमीटर कैसे, वो यहां से ये वाली डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी, ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस क्वेश्चन को एक किसी भी ब्लॉक का या बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। मान लो मैंने इस मास का बनाया, तो कैसा बनेगा, इसका mg किधर लग रहा है, अगर इसका ये m है तो mg किधर लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमने बात करी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो फोर्स किधर जाएगा, इस पे बाहर की तरफ, आउटवर्ड, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, इस पे भी किधर, आउटवर्ड। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, a टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन जाएगा, इस स्ट्रिंग में क्या चले आएगा, टेंशन, ठीक। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन है, अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये अगर 30 डिग्री एंगल है ये वाला, है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। देखो ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग का यहां पे एंगल 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। दोनों तरफ एंगल 30-30 हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। टेंशन का ये वाला फैक्टर कितना आएगा, t cos 30, और टेंशन का ये वाला फैक्टर कितना आएगा, तो t sin 30। LHS RHS बराबर करते हैं, तो कौन किसके इक्वल हो रहा है, t sin 30 जो है, t sin 30 किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके इक्वल, मतलब k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और t cos 30 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा mg के इक्वल, mg। आप कोशिश करें इन दोनों को डिवाइड कर दें, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ जा रहा है नहीं। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 30, ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ, दोनों चार्जेस इक्वल है तो मैं स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू mg, ठीक है। सारी वैल्यू आपको नोन है, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, ठीक। k कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू q कितना है, q दिया है 2 इंटू 10⁻⁶, और उसका स्क्वायर कितना था, चार्ज इतना ही था, सही लिखा है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 10 and 10 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर में -2 का स्क्वायर, इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेने को बोला है, 10 ले लीजिए, और इंटू मास, ये वाला मास। तो यहाँ से आपके पास एक m की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, तो आएगी 0.65 kg। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.6235, कितना होगा 0.6235। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, पर फिर भी एक बार कोशिश करके रखें, अगर आ जाता है तो बना दे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, है ना। चार्ज कितना दिया है, Q दिया है, डिस्टेंस कितनी दी है, d। फोर्स लग रहा है F, रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन आयंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच एंड विल बी, कितना होगा वो निकालना है। और ई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो इसमें जो ये ई लिखा हुआ है, ये ई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बोला है कि ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। देखो सिंपल सी बात है, दो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, मान लेते हैं वो कितना है Q1 Q एंड Q है, कितना है Q एंड Q। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो F लग रहा है, ठीक, ये बोला गया है। तो हमें कूलम फोर्स क्या बोलता है डायरेक्ट, वो बोलता है F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूँ K टाइम्स ऑफ, दोनों सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस दी है क्या उसने, कुछ हमें डिस्टेंस डी दी है, डी दिया हुआ है तो हम इसको आर ना लेकर डी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, ठीक।
अब यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं, चार्ज निकालना है क्योंकि मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर बाई के, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी रूट ओवर एफ डी स्क्वायर बाई के। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली एक प्रॉपर्टी पता होगी जिसमें हम पढ़ते हैं Q इक्वल्स टू एन ई, पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या मैं यहां से Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू एन ई रख दूंगा, तो एन ई रखूंगा तो वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, और यहां से मेरा E चाहिए या N चाहिए, तो E भी नीचे आ जाएगा 1/E, और ऊपर से D बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई के। ठीक है ये बात। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है तो वो सर्च कर ले। सभी रूट में दिख रहे हैं क्या? एफ ई स्क्वायर, अच्छा रूट में चली गई चीजें, तो रूट में अगर गई हैं तो इसको भी रूट में पहुंचा दें अगर, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी का स्क्वायर अंदर, और डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ये ऊपर चले आएगा तो ये आ जाएगा एफ डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर, और ये सभी रूट में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? एफ डी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर 4 पाई, अब ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया। बस यही आपका निकालना था। आपको, आपसे पूछा था नंबर ऑफ चार्जेस बताओ, नंबर ऑफ चार्ज हमने निकाल के बता दिया, किससे, इससे। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपने 1 लिया, ये आपने 2 लिया, और ये कहां से लिख दिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए थे, इसका एक पार्ट आपके पास और आने वाला है जो बहुत जल्द आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।